हाँ जी, मैं आपके सामने हूँ वीकली बाज़ार टॉक में। देखो, ट्रम्प, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी प्रेसिडेंट बन चुके हैं दूसरी बार। ये खबर बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है? ये इस खबर को पूरा चूसा जा चुका है, पूरा जूस निकाला जा चुका है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, ठीक है? तो फिर मैं आपका वीडियो क्यों देखूँ? देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपको सिर्फ़ न्यूज़ का चटकारा चाहिए, तो मत देखो, हो चुका है वो सब, आप देख चुके हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में सीखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की विजय के कारण, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कारण क्या-क्या इम्पैक्ट पड़े, आप उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सीख पाओगे। आप मुझे 20 मिनट दो, ना सिर्फ आप उसको सीख पाओगे, बल्कि आप लोगों को भी समझा पाओगे और खुद से इम्पैक्ट एनालिसिस कर लोगे कि कौन से सेक्टर्स इंडिया में हैं, जो आगे मार्केट में शाइन कर सकते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है या जैसा इंस्टेंस उनका दिखा है वो चीज़ अगर ग्राउंड पे हिट हो जाती है तो, ठीक है? तो मेरा नाम है पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। हम लोग बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनाते हैं, आप देख रहे हैं, हर चीज़ इसमें हम कोशिश करते हैं कि टॉप नॉच हो। तो मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेजॉरिटी आप में से जो डब्ल्यूबीटी देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के क्या इम्पैक्ट हैं और इंडियन मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और लाइक तो कर लो यार, कंटेंट फाड़ है मेरा, ठीक है? तो देखो भाई, ठीक है? एक और रिपोर्ट आ गई। वही हुआ जो मैंने आपको बोला था, ठीक है? कि एक और रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन पे। यार, क्या होता है ना, यूके में अभी इलेक्शंस हुए थे, तब तो आपने ऐसा डिस्कशन किया नहीं, ठीक है? पोर्चुगल में इलेक्शन हुआ था, तब तो ऐसा डिस्कशन किया नहीं। चाइना में हुआ, चाइना में तो खैर होते नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने ऐसा डिस्कशन किया नहीं। तो यूएस में हो रहे, तो यूएस इलेक्शन इतना मैटर क्यों करता है? देखो, 4.23% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन यूएस में रहती है, बट ग्लोबली जो धंधा होता है ना, उसका क्लोज टू 26% अकेला यूएस कंट्रीब्यूट कर देता है। तो 26% अगर पूरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन एकमात्र कंट्री से आता है, तो वो कंट्री सेंस तो रखती है ना? मतलब ये 4.23% ऑफ द पॉपुलेशन 26% बिजनेस अगर दे रही है ग्लोबली, तो दे आर हाई पेइंग ऑडियंस, दे आर मोर वैल्यूएबल ऑडियंस, इकोनॉमिक्स है, ठीक है? आप अगर ऐसे डिफेंस एंगल से भी देखोगे तो $916 बिलियन की स्पेंडिंग है, जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंड का 37% है। आपको पता है इंडिया का कितना है? इंडिया का जस्ट 3.4 है, only 3.4%. You see that? Now please understand, इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। बीइंग अ सुपर पावर यूएसए, इसके रिलेशन दूसरे बड़े कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया के साथ कैसे हैं, इसको बहुत क्लोजली वॉच किया जाता है। वाई? बिकॉज ये, इनके अगर रिलेशंस खराब होते हैं आपस में, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज पे इंपैक्ट नहीं जाएगा, बल्कि इसका कैटेस्ट्रॉफिक इंपैक्ट जाता है, ठीक है, पूरे ग्लोब पे। नाउ, और पचासों चीजें, इनोवेशन में यूएस आगे है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पे गोली मिल जाती है चलाने के लिए। जोग्राफिकल एडवांटेज है, रिच विथ नेचुरल रिसोर्सेज है, फ्रेश वाटर है, डॉलर का डोमिनेंस बढ़ा हुआ है, डिफेंस में है, रिसोर्सेज है, एवरीथिंग इज देयर। देर इज नो रीजन वाई यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन यूएस। कोई रीजन ही नहीं है अपने पास। देर इज नो रीजन वाई वी शुड नॉट डिस्कस कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो उसका क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोगों को डेफिनेटली ये समझना है, ठीक है? देर इज दिस ओल्ड सेइंग दैट इफ द यूएस कैचेस कोल्ड, द वर्ल्ड स्नीज, कि अगर यूएस को सर्दी होती है तो पूरी दुनिया छींक मार देती है, ठीक है? अब देखो यार, क्या दो कॉन्टेस्टेंट थे, पूरा डायनेमिक सब कैसे चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, और कमला हैरिस, इन दोनों की पॉलिसीज में बहुत डिफरेंस था। अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सब हो चुका है, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसका आइसोशलिनिस्ट, मतलब आइसोलेशन के अंदर जाके काम करने का स्टांस होता है। यानी वो एक तरफा डिसीजन लेगा, जो बोलेगा वो कर देगा। 8 नवंबर रात को 8 बजे से 500 1000 रुपए के नोट बंद, राइट? दैट इज आइसोशलिनिस्ट, नो, आइसोलेशनिस्ट स्टैंस, कि आपने अपनी मर्जी से जो करना है वो कर लिया। आइसोलेशन में आइसोलेशनिस्ट, ठीक है? अब पकड़ में आया, आइसोलेशनिस्ट, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेपन के ऊपर बोलना,
कि वेपन पे तो बहुत खुल के ट्रेड होना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखोगे तो क्लियरली बोल चुका है कि मैं नाटो को सपोर्ट नहीं करूंगा। नाटो वो देश है जिनके चक्कर में यूक्रेन खड़ा खड़ा होकर लड़ रहा है रशिया से, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया वी विल नॉट बी गोना सपोर्टिंग नाटो। उसकी जगह दूसरा अगर कमला हैरिस का देखते तो वही कंटिन्यूएशन था ब्रिटेन की पॉलिसी का, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के रखने में। लेकिन पता है हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? पिछले 5 सालों में यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस थोड़ा कमजोर हुआ। जो बिडेन वॉज ट्रीटेड एज अ वेरी वीक प्रेसिडेंट, समझ रहे हो, बहुत उनका जो छवि गया वो बहुत वीक प्रेसिडेंट का गया। ही वॉज नॉट एबल टू रिजॉल्व एनी वॉर एनी थिंग, उनका कोई एक्शन हो ही नहीं पाया, राइट। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये नहीं होगा, ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव पर्सन, राइट। अच्छा जी, तो अब क्या हो गया, अब मेरा दोस्त प्रेसिडेंट बन गया है व्हाइट हाउस का फिर से एक बार और, है ना। मैं तो तू तुकारे से बात करता हूँ प्राइम इंडियन यूएस प्रेसिडेंट से, बराक ओबामा से भी बोले हम तो तू तुकारे से बात करते थे, समझना। इंडिया को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे दोस्त का, प्रेसिडेंट बन गया अगर मेरा दोस्त, तो थोड़ा सा देखना। सबसे पहला इम्पैक्ट समझने की कोशिश करना। सबसे पहला इम्पैक्ट जो बहुत फेवर में है अपने पूरे पॉलिटिकल प्रचार में, पॉलिटिकल मार्केटिंग के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये प्रपोज करा था कि वो टैक्स रेट्स को, स्पेशली कौन से टैक्स रेट को, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को 21% से गिरा के 15% कर देंगे, 21 से रिड्यूस करके 15% कर देंगे। अब थोड़ा इंपैक्ट समझना जरा इसका क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके समझते हैं एक एक करके इंपैक्ट क्या होता है। अब ये जो टैक्स रेट का कट होगा ये दोनों तरफ से होगा, कॉर्पोरेट भी होगा और इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर कट होता है तो कंपनीज के पास ज्यादा पैसा बचेगा, कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे, मार्केट्स के लिए तो अच्छी खबर है ही, मतलब इन जनरल, ठीक है। आपको याद है कोविड के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ था इंडिया का, 25 से 20 करा था, राइट। फिर हायर स्पेंडिंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। हायर स्पेंडिंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हायर स्पेंडिंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट मतलब उनके पास जब ज्यादा पैसा बचेगा तो वो केपेक्स ज्यादा करेंगे, ये ध्यान रखिए थोड़ा। कैपिटल एक्सपेंडिंग ज्यादा करेंगे, बिजनेस एक्सपेंशन ज्यादा करेंगे। यूएस की कंपनीज, यूएस के बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे अपने आप को। वो कंज्यूमर भी ज्यादा खर्चा करेगा, सैलरीज बढ़ेंगी, कंज्यूमर ज्यादा खर्चा करेगा, कंज्यूमर ज्यादा खर्चा करेगा, मार्केट में टोटल बूस्ट आएगा। मतलब ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि ग्राउंड पे भी एक बूस्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि चूंकि लोगों के हाथ में इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा तो एक खतरा है बस जो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। देखना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको समझना पड़ेगा, ये कोई नहीं बता रहा है आपको इस टाइम पर, ठीक है, इतनी सिंप्लीफाई तरीके से। एक स्टैंस ये है कि टैक्स रेट अगर कट होता है तो कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, ज्यादा एक्सपेंशन करेगी, ज्यादा मार्केट के अंदर ज्यादा खरीदारी होगी, लोगों की सैलरियां बढ़ेंगी, उसके कारण स्टॉक मार्केट भी बूस्ट होगा, ग्राउंड मार्केट भी बूस्ट होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। समझना, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी बहुत डिटेल में समझना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मॉनेटरी पॉलिसी पे एक बहुत बढ़िया सेशन है, वो मैं डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। इसके कारण क्या इंडियन कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज को। सुस्त पड़ा है मामला, भी वहां से काम नहीं आ रहा है, जब तक यूएस के अंदर बिजनेस का इंजन स्टार्ट नहीं होता है ये सब कंपनीज का टर्न अराउंड बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये जो स्ट्रगल है ना वो स्ट्रगल चलता रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द स्टॉक बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एकदम डेड है। टीसीएस 4%, 3% के नंबर्स पोस्ट कर रही है, 5% के नंबर पोस्ट कर रही है, ठीक है। और यूएस जो है वो बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है अपने लिए, इंडियन आईटी फर्म्स के लिए, इंडियन आईटी बिजनेसेस के लिए, राइट। अच्छा, इसका एक दूसरा साइड देखो, आईटी बिजनेसेस के लिए जितना क्रूशियल यूएस है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ, अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, राइट। ट्रंप शुरुआत से ही इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में रहा है। ट्रंप का ये बोलना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। आपको पता हो तो उसने मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर वॉल भी बनवाई है पूरी की पूरी, बहुत बड़ा है अमेरिका का बॉर्डर, पूरी वॉल बनवाई है ना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इन्फिल्ट्रेट इनसाइड, राइट। तो ट्रंप का बहुत स्पेसिफिक मानना है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो स्टेट पे बर्डन बन जाते हैं, क्योंकि फिर स्टेट को उनके खाने का, रहने का और एजुकेशन का खर्चा उठाना पड़ता है। ट्रंप का ये जो स्टैंड है ना,
ये ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। इस समय मेरे हिसाब से जितना मैंने लास्ट पढ़ा था कुछ 10 लाख लोग हैं जो H1B वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए लगे हुए हैं। ट्रंप उसके भी अगेंस्ट में। ट्रंप का ये बोलना है कि जो H1B वीजा है, ठीक है, H1B वीजा क्या होता है? जो टेम्पररी वर्क वीजा होता है कि आप फॉरेन से आदमी बुला सकते हो। देखो यूएस में प्रोसेस क्या होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जिसको एक स्पेसिफिक चीज करना आती हो, ठीक है, आप यूएस में पहले लोकल लेवल पे एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हो, कुछ टाइम पीरियड होता है जो भी होता है, से फॉर एग्जांपल 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने, 2 महीने में अगर आपको कोई वर्कर नहीं मिलता है जिसको सेम स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बाहर से उसको लेके आ जाओ, हम वीजा दे देंगे प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो ये है ना, ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये जो वीजा मिल रहा है इससे यूएस सिटीजन्स का जो हक है वो मारा जा रहा है, तो इन लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शंस करें, इसके कारण हाई वीजा रिजेक्शन हो सकते हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो इंडियंस के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। मैं उसका रीजन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आप देखते हो तो पहले के कार्यकाल में ट्रंप के पुराने टेनोर में और इस टेनोर में एक बेसिक डिफरेंस आया है। वो डिफरेंस ये आया है कि यूएस की जो कंपनीज है ना उनका इंडियन इंप्लॉइज पे डिपेंडेंस खत्म हो गया है। समझना मेरी बात, पहले क्या होता था, पहले एक यूएस का कंपनी है, उसको कोई बंदा चाहिए तो वो बंदे को इंडिया से हायर करते थे और उसको यूएस शिफ्ट करते थे, या तो डायरेक्ट हायरिंग होती थी या टीसीएस वगैरह के थ्रू होती थी। टीसीएस में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो किसी जमाने में टीसीएस में लगे थे और वो सालों से यूएस में वहीं काम कर रहे हैं, वहीं सेटल हो गए हैं, ठीक है, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, उन्होंने टीसीएस छोड़ भी दिया। अब ये चीज कम हो गई है। अब क्या हुआ है पता है, अब मेजॉरिटी ऑफ जो यूएस इंप्लॉइज है ना यूएस फर्म्स के, वो डिपेंडेंट नहीं है ग्रीन कार्ड या वीजा पे, सॉरी वीजा पे डिपेंडेंट नहीं, क्यों? क्योंकि या तो वो लोकल है या वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड और जेएम फाइनेंशियल्स की रिसर्च बोल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैं नेट नेट अगर इसको पूरा समराइज करता हूं तो इसका इंपैक्ट देखना। नाउ टैक्स डिक्रीज होगा, इसके कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। समझना, एक शेड, एक डिफरेंट शेड में डालने की कोशिश कर रहा हूं। गवर्नमेंट का जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज, देखो गवर्नमेंट के खर्चे तो बरकरार है, म्यूजियम चलाना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना है, पार्क्स चलाना है, बिजली है, ये वो, लेकिन अगर इनकम कम हो जाता है तो जो लॉस होता है ना वो बढ़ जाता है। लॉस ही तो डेफिशिट होता है, डेफिशिट बढ़ जाएगा, डेफिशिट बढ़ेगा तो बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि खर्चा तो करना ही है। अगर आपके पास कमाई कम हो गई तो उधार लाके खर्चा करना है, यही नियम है कंट्री चलाने का। कंट्री इज नॉट अ कंपनी ना, प्रॉफिट सेंटर थोड़ा ना है। जो गवर्नमेंट होती है उसका मकसद आपसे प्रॉफिटेबिलिटी कमाना नहीं होता है। इसके कारण मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, डेट, डेट के ऊपर फिर से स्ट्रेन आएगा, डेट में फिर से प्रॉब्लम आएगी। इसको कंपनसेट करने के लिए ट्रंप को रेवेन्यू इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर टैक्स कम करना है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज करने पड़ेंगे। देखना है सब आपस में इंटरलिंक हो जाएगा अगले 2 मिनट 3 मिनट में। ट्रंप की इच्छा है कि मेरे को टैक्स कम करना है, अगर टैक्स कम करना है तो ट्रंप को गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए ट्रंप ने बोला कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। टैरिफ बढ़ाऊंगा मतलब, यूएस है ना, यूएस में चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती, यूएस इज अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी, यूएस में हर चीज बाहर से यूएस में आती है। तो वहां पर वो बोल रहा है कि अब अगर यूएस में आपको कोई भी माल भेजना है, अगर कोई इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो उसकी टैरिफ ड्यूटी बढ़ेगी, समझिए। और यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ट्रंप बोल रहा है कि अगर चाइना से सामान मंगवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एडिशनल टैरिफ लगेगा 60% का। ऐसा ट्रंप ने बोला है अपने पूरे प्रचार के दौरान, पूरे कैंपेनिंग के दौरान। ध्यान से समझना इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि अगर चाइना को यूएसए मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर निकाल देता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर निकाल देता है मतलब, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है कि हम आपके साथ कोई भी पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ना तो अच्छा पार्शियल ट्रीटमेंट करेंगे ना बुरा पार्शियल ट्रीटमेंट करेंगे। हम आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हम बाकी एमएफएन कंट्रीज के साथ करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन है और इंडिया के ऊपर 12% टैक्स है, और आप भी मोस्ट, चाइना आप भी मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, आप पे भी 12% ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर चाइना को बाहर कर देता है
मोस्ट फेवर्ड नेशन से, तो चाइना पे कितना भी टैक्स लगाया जा सकता है। और पता है ये क्या होगा, अगर ये ट्रेड टैरिफ का इसने ग्रेनेड छोड़ दिया जबरदस्त तरीके से, तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा वो देखना, लेकिन उसके पहले मजा अपने को आएगा। लेकिन यूएस में ट्रेड टैरिफ अगर होता है तो उसका एक और कंसर्न है, जेरोम पॉवेल जी आके बता रहे, तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 5 मिनट पीछे या 10 मिनट पीछे जाके फिर से देख लो। अगर टैरिफ लगता है तो गुड को इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, इंपोर्टिंग गुड्स विल बी कॉस्टलियर। समझना, तो इंपोर्टिंग गुड विल बी कॉस्टलियर का क्या मतलब है, दो रीजन है, दो कारण हो सकते हैं, या तो आप महंगा खरीदो या फिर घर में बनाओ। मेक इन अमेरिका जो बोल रहा था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा राइट, कैप पहना था मागा की। अगर ऐसा होता है कि आप घर में बना रहे हो, या तो बाय कर रहे हो कॉस्टली या घर में बना रहे हो, तो ये दोनों ही चीजें रेट बढ़ा देंगी। कारण क्या है पता है, कॉस्टली खरीद रहे हो तो रेट बढ़ेगा ही, लेकिन अगर यूएस में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो यूएस में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, यूएस में वैल्यू ऑफ टाइम जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इंडिया। मतलब सर आप ये बोल रहे हो एक इंडियन का 1 घंटे की कीमत और एक यूएस सिटीजन की 1 घंटे की कीमत अलग अलग है, बहुत अलग है ना। यूएस में 1 घंटे पे मिनिमम आपको $10 $15 की वेज मिलती है, 1000 रुपए घंटा करता है काम। इंडिया में बंदा पूरे दिन काम करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद उसको 500-700 रुपए मिलता है, राइट। तो इट इज इन फ्रैक्शंस। तो जब हायर गुड्स होंगे ना तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मैं रेट कट नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो प्लान करा है, क्या प्लान करा है कि मैं 2025 में 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट करूंगा, मतलब क्लोज टू 1% का रेट कट करूंगा। समझना, अब देखो दो चीजें हैं यहां पर क्या है, जेरोम पॉवेल जो है ना, ही इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिया जैसा शशिकांत दास जैसा केस नहीं है यहां पर। ये अगर इसको रेट कट करना है तो ये कर देगा, डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट इन्फ्लुएंस हिम। दोनों अलग अलग बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक्सट्रीम पावर्स है दोनों के पास, ध्यान से समझना। ठीक है, मनी कंट्रोल करने का, मनी सप्लाई को मैनेज करने का पूरा काम इनके हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल सकता। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यूएस में देखने को मिल सकती है, भसड़ हो सकता है। ठीक है, इंडिया में क्या होगा इस सिनेरियो में, देखो यार इस टाइम पर है ना, चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का, और अगर चाइना पे टैरिफ बढ़ जाते हैं, अप टू 60% तक टैरिफ लग जाते हैं, तो इंडिया जो है ना वो बेस्ट रिप्लेसमेंट बनेगा चाइना का। मैं उसका रीजन समझाता हूं आपको क्यों। आपको पता है चाइना प्लस वन करके एक कीवर्ड चला था बीच में, चाइना प्लस वन, मतलब इंडिया इज चाइना प्लस वन, वी विल गिव यू प्लस वन, राइट। वी विल नॉट ओनली गिव यू चीप प्रोडक्ट्स, बट वी विल ऑल्सो गिव यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखो एक एंजल वन ने एक बहुत बढ़िया एक मैट्रिक्स पब्लिश करा है, उसमें इसने बताया है कि जो भी कॉन कॉल्स हुए हैं, ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुए हैं, अर्निंग कॉल्स, उसमें चाइना प्लस वन वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज यूज्ड। तो आप देखोगे कि 2019 में हार्डली यूज होता था, और अभी अभी इसका यूसेज बढ़ने लगा है। मतलब इस क्वार्टर में, Q2 ऑफ 2023 में क्लोज टू 120 कंपनीज ने चाइना प्लस वन करके वर्ड को मिनिमम एक बार यूज किया। तो ट्रेंड तो बढ़ रहा है उस तरफ, माहौल तो बन ही रहा है उस तरफ। ठीक है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अगर प्ले आउट कर जाती है तो मजा आ जाएगा भाई। और देखो इस पे क्या काम हो भी रहा है, समझने की कोशिश करना, हो भी रहा है। कैसे हो रहा है पता है, 29 यूएस कंपनीज ऐसी हैं, 29 यूएस कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने चाइना से अपना फैक्ट्री, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बाहर निकाला, और उसमें से 10 ने इंडिया में रिलोकेट करा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इनफैक्ट समझ में आया, 29 यूएस कंपनीज ने चाइना की जगह अब ये डिसाइड करा कि अब चाइना से नहीं बनवाएंगे, अब चाइना के बाहर से कहीं बनवाएंगे। और उसमें 10 कंपनीज ऐसी थी जो इंडिया आ गई, उन्होंने इंडिया को प्रेफर करा। कुछ वियतनाम गई, कुछ फिलीपींस गई, ऐसा नहीं है, इंडिया आई, जैसे एप्पल इंडिया आ गई। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अलावा टोटल बाहर की दूसरी कंपनी जो पहली बार इंडिया आई, मतलब ऐसी कंपनीज, ये तो यूएस कंपनीज की बात कर रहे थे, बट ओवरऑल दूसरे देशों ने भी तो चाइना में माल बनवाते थे, उन्होंने भी चाइना से बाहर से माल बनवाना शुरू करा। ऐसी टोटल 28 नए बिजनेसेस, नई प्रोडक्शंस
जो पिछले साल तक चाइना में बन रहे थे वो इंडिया में आ गए और इंडिया इसमें हाईएस्ट है। देखो आप, इंडिया में 28 कंपनीज आई हैं जो चाइना में थी और अब इंडिया में आई है, वियतनाम में 23 आई हैं और ताइवान में 2 आई हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया रिसर्च है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको मजा आ रहा होगा अगर अभी तक। ठीक है, ये नहीं मिलता इतना डेप्थ में देखने के लिए। सर इसका इंपैक्ट बताइए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट में रहेगा, समझना कोशिश करना। इंडिया को क्या बोलते हैं पता है? इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ये इंडिया का नाम है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो होते हैं वो यूएस 33% अपनी पूरी दवाइयां इंडिया से मंगवाता है, समझना। और ये इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 17% है। मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितना माल बाहर भेजती है, ठीक है, उसका 17% यूएस भेजती है। बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ज्यादा जाता है, सस्ती दवाइयां रहती है। ठीक है, इंपैक्ट क्या आएगा? अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का यूज कम करो। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मतलब ऐसी ड्रग्स का यूज कम करो जो डॉक्टर्स लिखते हैं। बेसिकली नेट नेट बोलने का मतलब यह है कि जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, इनके प्राइजेस को रिड्यूस करो। ठीक है, अगर ऐसा ये कर देता है तो इसके लिए इसको एफडीए की करंट लीडरशिप, एफडीए वो बॉडी होती है जो लाइसेंस देती है मेडिसिन को कि कौन सी मेडिसिन इंडिया में बिक सकती है, यूएस में बिक सकती है, कौन सी नहीं बिक सकती है। इसके दो इंपैक्ट पड़ेंगे। नंबर वन इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इससे है ना कंपनीज का मार्जिन इंपैक्ट होगा। मार्जिन कंट्रोल कर लोगे आप फार्मास्यूटिकल यूएस में। उनको आप बोलोगे, मजबूर करोगे कि आप कम रेट में दवाई बेचो। कारण क्या? यूएस के अंदर एक बायो सिक्योर एक्ट आने वाला है। जैसे यूएस में भी फाइजर है ना, फाइजर है, मर्क्स करके है, फिर आपका ये सनोफी है। ये सब कंपनीज है जो यूएस ब्रांड्स है, समझना। इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड जो यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं, इनको जब आप बोलोगे कि आपको अब रेट कम करके बेचना है तो इनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा ना, चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी एक, समझना। और अगर प्राइस कम होगा तो जेनेरिक ड्रग्स का यूसेज बढ़ेगा और बायो सिक्योर्ड एक्ट यही बोल रहा है। अगर ये एक्ट लग जाता है ना तो ये इंडिया के लिए रामबाण है। बायो सिक्योर्ड एक्ट जिस दिन पास होगा ना, वीकली बाजार टॉक करेंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को खोल के रख देंगे अपन उस दिन। आप देखना कैसा उछाल आता है फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में। पता नहीं क्या होगा, अपर सर्किट लगेगा नहीं लगेगा, आई रियली डोंट नो, बट बहुत पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, कि बायो सिक्योर एक्ट, अगर क्योंकि बायो सिक्योर एक्ट पास हो गया ना तो उन्हें क्या चाहिए पता है? उन्हें फिर चाहिए लो कॉस्ट प्लेयर्स, अच्छी क्वालिटी के लो कॉस्ट प्लेयर जो जेनरिक दवाई बना दे। इंडिया गढ़ है उसका। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये एक चीज और प्रोहिबिट करता है कि बायोटेक्नोलॉजी के कोई भी इक्विपमेंट आप कुछ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से नहीं खरीदोगे, और चाइना उनमें से एक है। चाइना, यूएस को डर है कि चाइना जो है ना वो फ्यूचर में बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर सकता है। तो खुद को बायो सिक्योर करने के लिए ये लोग अब चाइना से किसी भी तरह का बायोलॉजिकल ट्रेड नहीं करना चाहते। फार्मास्यूटिकल उसमें से एक है और बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट उसमें से दूसरे हैं। ठीक है, फिर देखिए, अगर चाइना में टैरिफ हाई होता है तो बल्ले बल्ले हो गई इंडिया की, मेटल के केस के अंदर भी। कारण क्या है पता है? चाइना मेटल का किंग है, मेटल किंग है चाइना, और इंडिया छोटा किंग है। छोटा किंग, छोटा डॉन लिख दें अपन, छोटा डॉन है इंडिया। सेम सेम कॉन्सेप्ट है भाई जो वहां बताया। महंगा मेटल आएगा ना यार, मेटल एक कमोडिटाइज्ड है, लोहा है ना, लोहा है ना, क्वालिटी नहीं होती ना। लोहा लोहा है, जो पिग आयरन होता है, रॉट आयरन होता है तो रॉट आयरन है, उसमें क्या क्वालिटी है भाई? सिल्वर तो सिल्वर है, 999%, 999 गोल्ड है, कमोडिटाइज्ड है। कोई 10 रुपए भी सस्ता देगा तो मैं उससे ले लूंगा। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे देखिए थोड़ा सा क्या। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी रेन्यूएबल के फेवर में नहीं रहा। उसका ये बोलना है रेन्यूएबल इज शिट, वो क्लियरली बोलता है कि कि रेन्यूएबल तो शिट है बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, उसका इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पेरिस का जो क्लाइमेट कन्वेंशन था उसमें से भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीछे छोड़ दिया था, खींच दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत एग्रेशन के साथ ये बोला है कि फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोर करो रे भैया। मतलब
कोल ढूंढो, कोयला ढूंढो, गैस ढूंढो, नेचुरल गैस ढूंढो। अगर गैस और फ्यूल प्रोड्यूस होता है तो एक बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर एग्रेशन के साथ पैसा खर्च करता है तो नहीं तो खत्म हो जाएगा ना वो तो, राइट। डिमांड सप्लाई तो खत्म ही हो रही, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, एटलीस्ट प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। इट इज गुड फॉर इंडियन रिफाइनर्स एंड इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशन, फॉर इंडियन इन्फ्लेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसा होता, बट दिस इज अ वेरी फार फेच्ड इंपैक्ट, बहुत फार फेच्ड इंपैक्ट है ऑयल और गैस पे। ठीक है, आप ये देखिए एक, लेकिन एग्रेशन जो मैं बता रहा था ना कि बहुत एग्रेसिवली ये लोग प्ले कर रहे हैं, मैं उसका एक आपको प्रूफ बताता हूं। ये फिलिप कैपिटल की रिसर्च है, उसके अंदर से हम लोगों ने लिया है। रिपब्लिकन्स जो थे, रिपब्लिकन मतलब कौन, डोनाल्ड ट्रंप वाले, ठीक है, रेड में, और डेमोक्रेट कौन, ये लोग, कमला हैरिस वाले। इन लोगों ने कितने परसेंट फेवर में थे कोल माइनिंग के, तो यू विल सी 70% ऑफ द रिपब्लिकन कैंडिडेट आर इन फेवर की कोल माइनिंग करना चाहिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करना चाहिए, ऑफशोर ऑयल गैस ड्रिलिंग करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहिए। विंड टर्बाइन देखो आप, यहां पर डेमोक्रेट ज्यादा थे। ठीक है, सोलर पैनल्स देखो आप, यहां पर डेमोक्रेट ज्यादा थे। ठीक है, तो ये है ना, ही विल मोर फोकस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ध्यान से समझना। और ये थोड़ा न्यूक्लियर पे भी ज्यादा एग्रेसिव है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो है ना, वो इन्फ्लेशनरी है नेचर में। नेट नेट आउटलुक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो थोड़ी इन्फ्लेशनरी नेचर है। इसके कारण जो फेड ने कमिटमेंट दिया था वो होता हुआ बहुत कम लग रहा है। फेड को स्लो करना पड़ेगा अपना रेट कट, और इसलिए आरबीआई भी रेट कट नहीं करेगा। और अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता है तो ये बैंक्स और एनबीएफसी के लिए बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि इंडिया में बोरिंग कॉस्ट बढ़ी रहेगी। अब गेम चेंज हो चुका है पूरा, समझ रहे हो। अपने याद करो, अपन ने जो फेड की फर्स्ट रेट कट के ऊपर डब्ल्यूबीटी करा था, और आज जो बात कर रहे हैं, अब हमें लग रहा है कि शायद रेट कट नहीं होगा। इसको बोलते हैं कि एक आदमी ने पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को चेंज कर दिया। एक्चुअली में वही हो गया, द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड, अब दुनिया दूसरे तरीके से चलेगी। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में वो पहले ही बोल चुका है कि मैं बहुत क्लोजली इसको 24 घंटे में रुकवा सकता हूं। बीच में तो अभी ये भी सुनने में आया कि जेलेंस्की से फोन पे बात कर रहा था, उसने जेलेंस्की का फोन एलॉन मस्क को पकड़ा दिया कि ले तू बात कर। समझ रहे हो आप, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। मिडिल ईस्ट की वॉर है, वो रुकवा सकता है, रुकवा देगा तो ही विल बिकम अ हीरो। बट पता है, एक बात बताऊं आपको, अच्छा, एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक रीजन पे जो उसको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मतलब चाइना से जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसमें कोलैबोरेशन उन्होंने क्वाड्रिलेटरल करा है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलाइज हैं उसके। मतलब यूएस के अलाई इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया विल ऑलवेज अ मोस्ट फेवर्ड नेशन कैटेगरी। अब डिफेंस अलाइज भी हैं अपन उसके। ठीक है, देखो एक बड़ी पिक्चर बताऊं, ये पढ़ लेना आप, लेकिन है ना, प्रोबेबली मोटी मोटी बात यह है कि वो है नेता, और नेता किसी का नहीं होता। ये जो बोला है ना वो हर चीज से पलट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। गरीबों की इनकम दुगनी करेंगे 2030 तक, 2032 तक हर आदमी के पास अपना घर होगा, साफ पानी होगा, नल का कनेक्शन होगा। कुछ हो रहा है क्या? सुनो ना, दुनिया ऐसी चल रही है ना, दैट इज हाउ द पॉलिटिशियन वर्क्स। अपने को समझना था, अपन ने समझ लिया कि हाँ मोटा मोटा 3-4 जगह इंपैक्ट पड़ेगा। आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फार्मा पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑयल एंड गैस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और बैंकिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 5 सेक्टर्स पे इंपैक्ट समझ लिया, इतने की ही रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना। कुछ कमी छूट गई हो तो क्रिटिसाइज कर देना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लाइक जरूर करना वीडियो को, यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा खुश करना है इस बार। इतना ही मांग रहा हूं बस आपसे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीकली बाजार टॉक में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।